हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम शाहजहां के बारे में जानेंगे। उसके शासन के दौरान कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, इसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शाहजहां ने किस प्रकार से शासन जो है अपने हाथों में लिया था। तो ये मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य का शासक कौन है? शाहजहां। ठीक है, अभी हम केवल इन्होंने किस प्रकार से शासन प्राप्त किया और शासन किस प्रकार से किया, उस शासन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, कौन कौन से विद्रोह हुए, कौन कौन से राज्य को उन्होंने अपने अधीन किया, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन मुगल साम्राज्य से संबंधित जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जितनी भी नीतियां थी या घटनाएं थी या गतिविधियां थी, उनके बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। शाहजहां, मुगल साम्राज्य। होता क्या है, जहांगीर की हो जाती है मृत्यु। जब जहांगीर की, मेरे प्यारे साथियों, मृत्यु हो जाती है तो अब होता है सिंहासन के लिए विद्रोह। जब सिंहासन के लिए विद्रोह होता है तो इसमें कुछ किरदार हैं जो कि अपने अपने प्यारे, यानी रिश्तेदारी का कनेक्शन, या अपने प्यारे से प्यारे मित्र, यानी अपने ही जैसे कि दामाद हो गए, रिश्तेदारों को शासक बनाना चाहते थे। तो उन्हीं के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से शाहजहां को सिंहासन मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नूरजहां का जो दामाद था, क्यों? क्योंकि जो नूरजहां थी वो जहांगीर की थी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है ना, तो नूरजहां के शाहजहां, सॉरी, जहांगीर है, उसके पुत्र थे। ठीक है ना, तो उन पुत्रों में से इनमें भी गुटबंदी थी। ठीक है, गुटबंदी थी और आपस में द्वेष भाव भी था। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो जो नूरजहां थी वो अपना दामाद, नूरजहां का दामाद कौन था? शाहयार, जो कि हमें इतिहास में इसके ऊपर विवाद है, विद्यमान होगा, क्योंकि ये जहांगीर का चौथा पुत्र था, जो कि संभवतः, मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारी किताबों में इस तरीके से टिप्पणी है कि ये रखेल का पुत्र था। तो शाहयार जो दामाद बनता है वो नूरजहां का। नूरजहां का भाई कौन था? आसफ खां। आसफ खां, और आसफ खां का दामाद कौन था? शाहजहां। ठीक है ना, खुर्रम, खुर्रम यानी शाहजहां था। अब होता क्या है, यहां पर समझो कि इन दोनों में, बहन भाइयों में मतभेद हो जाता है। जब मतभेद हो जाता है तो बहन अपने दामाद को सुल्तान बनाना चाहती थी और भाई अपने दामाद को सुल्तान बनाना चाहता था। अब इसका समाधान किस प्रकार से निकले, यह समस्या बन गई, क्योंकि जहांगीर की मृत्यु होगी और उस समय शाहजहां था वो दक्षिण में था। दक्षिण में, अब दक्षिण में तो दिल्ली सल्तनत तक आने में भी समय लगेगा। तो ये क्या करता है, आसफ खां और अबुल हसन, कौन? अबुल हसन और आसफ खां, ये दोनों खुसरो, 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 क्योंकि खुसरो की हत्या किसने की थी? शाहजहां ने। ठीक है ना, जहांगीर ने इसी वजह से नाराज भी हो गया था, तो फिर बाद में इन्हें समझौता मलिक अंबर ने करवाया। तो फिर इसने मुगल दरबार में अपने पुत्र भेजे थे, दारा सिको, औरंगजेब, कि बंदी के रूप में आप इन्हें ले लो। ये भी एकदम सीधे अपने पिताजी के पास में नहीं गया था। तो खुसरो जो था, खुसरो का पुत्र था दावर बख्श। ठीक है, अब इनकी नीति क्या है, अगर सिंहासन खाली रहा तो कोई ना कोई सिंहासन पर अपना पेशकश पैदा करेगा, यानी दबाव बनाएगा, सिंहासन को हड़पने की कोशिश करेगा। तो आसफ खां और अबुल हसन ने क्या करा, खुसरो का जो पुत्र था उसका नाम था दावर बख्श, इन्होंने, क्योंकि अल्पवयस्क, छोटा था, ठीक है, तो ये उसी को शासक बना देते हैं। अब शासक बना दिया तो अब होता क्या है,
जब ये शासक बन गया, शासक तो बन गया भाई, अब होता क्या है, शहरयार जो था वो अब इस विद्रोह को शुरू हो जाता है। तो आसफ का क्या करता है, बाद में इसको सुल्तान बनाने के बाद, यानी सिंहासन पर बैठाने के बाद में इतने शारजहां क्या होता है, आगरा तक आ जाता है, दक्षिण से आगरा तक आ जाता है। और ये जो है आसफ खां एक युद्ध में शहरयार को बंदी बना लेता है और बाद में इसकी आंखें निकलवा दी जाती हैं, आंखें निकलवा जाते हैं और कैद में बंद कर लिया जाता है। ठीक है, तो दावेदार कौन हो गया, जो तत्कालीन इतिहासकार थे उस समय के, जो तत्कालीन इतिहासकार थे उस समय के, पता है वो क्या कहते हैं इस डावर बख्श को, बलि का बकरा। ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। तो बलि का बकरा किसको कहा गया है, खुसरो के पुत्र डावर बख्श को। तो ये थी, उसके बाद में शारजहां का आगरे के किले में राज्यरोहण हो जाता है, यानी उसे सुल्तान बना लिया जाता है। ये घटना जहांगीर के बाद की है। अब जानते हैं कि आखिरकार शारजहां किस प्रकार से आगे बढ़ा था। ठीक है, तो होता क्या है, शारजहां का जो जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में होता है। इसकी माता कौन थी, जगत गोसाई, जगत गोसाई थी इसकी माता का नाम। ठीक है, इसका जो है राज्यरोहण जो हुआ था वो 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। ठीक है ना, यहां पर ये लाहौर दिखाया गया है, लाहौर, कहीं कहीं पर लाहौर है, लेकिन हुआ था आगरे में। ठीक है, तो मैंने इसलिए दोनों चीज ही बताई है मेरे प्यारे साथियों कि आगरे में इसका राज्यरोहण हुआ था। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। इसका जो विवाह हुआ था शाहजहां का, तो शाहजहां का जो विवाह हुआ था भाई, आगरा में इसका राज्यरोहण हो गया, अब यह बन गया सुल्तान। तो इसका जी शादी होती है वो अर्जुमंद बानो बेगम से होती है, अर्जुमंद बानो बेगम। और यही अर्जुमंद बानो बेगम जो है वो मुमताज महल और मलिकाए जामी, क्या मलिकाए जामी के नाम से मशहूर होती है। और कौन थी भैया, ये आसफ खां की पुत्री थी, ये आसफ खां की पुत्री थी। तो विवाह कब होता है इसका, ठीक है, किससे हो गया, अर्जुमंद बानो बेगम से। अब इस अर्जुमंद बानो बेगम से शारजहां के जो होते हैं वो 14 पुत्र होते हैं, पुत्र और पुत्रियां 14 संतान, लगभग 14 संतानों में से कौन जीवित रहता है, तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां जीवित रहती हैं। अब वो कौन कौन से थे उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे जहां आरा, जिसका जन्म 1614 ईस्वी है। उसके बाद दारा सिकोह, दारा सिकोह का जन्म 1615 ईस्वी है। रोशन आरा 1617 ईस्वी है। और औरंगजेब 1618 ईस्वी में। इसके बाद में आता है मुराद बख्श 1624 ईस्वी में। और गौहनारा 1631 ईस्वी में। और तुम्हारा शाह सूजा, ये कुछ इसकी संतानें हैं जिनके जन्म के बारे में हमें इतिहासकार जानकारियां देते हैं, जो इन जानकारियां हमें मिलती हैं। ठीक है, अब जब ये राजा बन जाता है, सुल्तान बन जाता है, तो इसके समय का पहला विद्रोह, इसके समय का किसका, शारजहां के समय का पहला विद्रोह 1628 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदेला करता है। भैया क्यों करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि जहांगीर के समय में इसका जो पिता था वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला जो था वो जहांगीर का कृपा पात्र, यानी बहुत अच्छे संबंध थे। ठीक है, अब होता क्या है, जब शारजहां का समय आया तो इसे बहुत ज्यादा दुख होता है। दुख क्यों, क्योंकि जहांगीर के समय में तो भाई बहुत अच्छी इनको सम्मान था, लेकिन शाहजहां के समय में सम्मान नहीं मिलता। ठीक है, तो जुझार सिंह बुंदेला इसी चीज को महसूस करता है और विद्रोह हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। लेकिन वो इसको माफ भी कर देता है,
जहांगीर इसको माफ भी कर देता है, और माफ करने के बाद भी फिर ये क्या करता है, फिर भी बाज नहीं आता, तो ये क्या करता है, चौरागढ़ पर बिना जहांगीर के अनुमति के, कौन, जुझार सिंह बुंदेला, बिना जहांगीर की अनुमति के ये क्या करता है, चौरागढ़ पर आक्रमण करता है, जिसका शासक प्रेम नारायण था, और ये उसकी हत्या कर देता है। अब इसके विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को भेजा जाता है, और जब इसको विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को भेजा जाता है तो वो होता है औरंगजेब का पहला राजकीय अभियान। तो ये तो हो गई जुझार सिंह बुंदेला की। अब दूसरा विद्रोह जो होता है, दक्षिण का गवर्नर बनाया जाता है खाने जहां लोधी को, दक्षिण का, और खाने जहां लोधी ही फिर दक्षिण में विद्रोह कर देता है, विद्रोह हो जाता है, ठीक है। इसके विद्रोह को दबाने के लिए भी भाई फिर औरंगजेब को भेजा जाता है, उनके बारे में अब जानेंगे। लेकिन इसके समय यानी शाहजहां के समय में एक और समस्या थी, वो क्या, पहले सिखों से इनके मतभेद क्यों हुए थे, क्योंकि जहांगीर ने हरगोविंद जी के पिता अर्जुन देव सिंह जी को कैद कर मार दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शहजादे को शरण दी थी तरन तारण में ये विद्रोह हुआ। और शारजाह के समय में भी इनमें विद्रोह क्यों होता है, शारजाह के समय में ये होता है क्योंकि इसका एक बाज था, शारजहां का एक बाज था जो कि हरगोविंद जी के आश्रम में या उनकी शरण में चला जाता है। जब वो शरण में चला जाता है तो होता क्या है, शरण में जाने के बाद वो उसे मांगने जाती है मुगल सेना, लेकिन मुगल सेना को गोविंद जो है, गुरुदेव जो है, वो बाज को नहीं देते। अब नहीं देते तो अब उन्हें दंडित करने के लिए जहांगीर की और इनकी टकराव होता है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि ये गोविंदपुर नगर बसाते हैं सिख। अब जब गोविंदपुर नगर बसाते हैं तो मुगल सेना मना करती है, भाई कोई नगर नहीं बसेगा, लेकिन वो नहीं मानते और नगर बसाते हैं। तो ये कुछ विद्रोह हैं जो कि शाहजहां के समय में होते हैं, जान लेते हैं थोड़ा। सिखों से जो हुआ गोविंदपुर नगर बसाने के लिए, और दूसरा एक बात जो हरगोविंद जी के आश्रम में चला गया था, शरण में चला, उसे उल्टा मांगने के कारण भी विद्रोह होता है। अब 1634 ईस्वी में क्या होता है, जुझार सिंह के विद्रोह जो करता है ना 1634 ईस्वी में 28 में करता है, माफ हो जाता है, लेकिन फिर भी चौरागढ़ पर आक्रमण करके प्रेम नारायण को हत्या कर देता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए औरंगजेब को भेजा जाता है 1634 ईस्वी में। औरंगजेब जाता है, जो कि होता है औरंगजेब का पहला राजकीय अभियान। याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया है। अब होता क्या है कि जब औरंगजेब इस पर हमला करता है तो जुझार सिंह जो है, जुझार सिंह बुंदेला अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में भाग जाता है। जंगल में भाग जाने के कारण वहां पर एक जाति थी, जंगली जनजाति गोंडो, है ना, गोंडो जुझार सिंह बुंदेला की हत्या कर देते हैं। अब जुझार सिंह बुंदेला की कहानी शाहजहां के शासन से समाप्त हो जाती है। अब होता क्या है, उसी दौरान 1631 और 32 ईस्वी में बहुत, ठीक है ना, दक्षिण और गुजरात का बहुत भयानक अकाल पड़ता है, दुर्भिक्ष। अब यह अकाल इतना भयानक था कि यहां से जनता बहुत ही ज्यादा कष्ट में हो जाती है। इस अकाल के बारे में जो विवरण दिया है, जो जानकारी देते हैं, एक तो है मिराज अमीन काजी, उस समय जो थे मिराज अमीन काजी, और पुर्तगाली विद्वान था पीटर हुंडी, ये इस अकाल का विवरण करते हैं। होता क्या है, शारजहां जो है पुर्तगालियों को नमक का एक अधिकार भी देता है। शारजहां के समय में मिलते हैं पुर्तगालियों को भी अधिकार। अब अधिकार होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा हुड़दंग आतंक मचाते हैं एक तरीके से। क्यों, अब वो अपनी शक्ति बढ़ाने लगे, तो उन्हें सबक सिखाने के लिए भी क्या करता है, शारजहां हुगली को घेर लेता है और पुर्तगालियों को सबक सिखाता है। तो यहां से क्या है, मेरा समझाने का मतलब वो ये कि नमक का जो एक अधिकार देने वाला शासक था वो भी
शाहजहां था। ठीक है, और अकाल के बारे में विवरण कौन कौन, मिराज अमीन कजवानी और पीटर हुंडी इस चीज का करते हैं। अब होता क्या है, शाहजहां के समय में एक घटना और तभी उसी दौरान घटती है, वो कहाँ की, वो बल्ख और बुखारा की। अब उसमें क्या होता है भाई, देखो क्वेश्चन जहां से ज्यादा फंसने के चांस होते हैं, हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे ताकि आपको उस छोटी से छोटी जानकारी मिले जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1638 1638 का समय याद रखना, कंधार कंधार जो था, कंधार अली मर्दन के द्वारा कंधार मुगलों को सौंप दिया जाता है, जबकि जहांगीर के समय में कंधार निकल गया था। लेकिन अब क्या है, शाहजहां के समय में कंधार जो है वो शाहजहां के समय में इसके अधीन आ जाता है। बहुत अच्छी बात है भाई, 38 में मुगलों को कंधार मिल गया, यानी भारत का क्षेत्र बन गया। या फिर आप ये समझ लीजिए कि अपनी मातृभूमि को शाहजहां पाने की कोशिश कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय उधर की तरफ उज्बेकों की शक्ति कमजोर हो गई थी। जब उज्बेकों की शक्ति कमजोर हो गई तो जो शाहजहां है वो इसी चीज का फायदा उठाता है और आक्रमण करने जाता है। लेकिन तभी होता क्या है, बल्ख और बुखारा, उज्बेकों के जो शासक थे बल्ख और बुखारा की तरफ, कंधार की तरफ कौन था, नजर मोहम्मद के अधीन था बल्ख और बुखारा। अब जी इन पे ये शासन करते थे, उधर शासन करते तो इसी का पुत्र था जिसका नाम था अब्दुल अजीज। क्या नाम था? अब्दुल अजीज विद्रोह कर देता है, यानी बाप बेटा में विद्रोह हो जाता है और वो बुखारा को छीन लेता है। अब बुखारा बाप से बेटा बुखारा को छीन लेता है तो ये क्या करता है, नजर मोहम्मद ये अपील कर देता है शाहजहां से, यार आओ हमारी मदद करो। इसी चीज का शाहजहां जो है वो फायदा उठाना चाहता है कि अपनी जो खोई हुई हमारी संपत्ति उसे, हमारी मातृभूमि उसे ले लिया जाए। तो ये मुराद को 50,000 सैनिक देकर भेज देते कि जाओ और लड़ो। अब मुराद जी वहां मुराद जो है वो पहुंच जाता है, वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन अब क्या है कि नजर मोहम्मद और मुराद के ही सेना के नेतृत्व को लेकर मतभेद हो जाते हैं। अब मतभेद हो जाते हैं तो भैया बड़ी समस्या हो गई। इसके बाद में इनके बारे में और भी जानेंगे क्योंकि अभी क्रम वाइज है। अब जब यहां पर मतभेद हो जाते हैं तो भैया और सेना पहुंचती है औरंगजेब के थ्रू, भाई और सेना लेकर जाओ। लेकिन बाप बेटे एक हो जाते हैं, फिर बाप बेटे एक हो जाते हैं और मुगल सेना को ठोक पीट देते हैं अच्छी तरह से। मुगल सेना की हार होती है। अब उनके भैया कहाँ इतना बड़ा साम्राज्य चला रहे, वहां छोटा सा राज्य ना जीता गया उन पर, तो उन्हें तो भैया धक्का लगना था, है ना। तो क्या होता है कि विद्रोह में अब ये मुगल सेना को हानि भी होती है और वो उन्हें वापस भी आना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद वो तो आते हैं उधर से वापस, इधर शाहजहां दक्षिण की तरफ विद्रोह में देखता है। तो देखता क्या है कि 1633 ईस्वी में होता क्या है, क्योंकि भाई एक तरफ भारत का साम्राज्य तो बहुत बड़ा था ना, कंधार उत्तर में, चलो कंधार पहुंच गए, इधर पहुंच गए दक्षिण में, तो भैया समय तो है, लंबा तो होगा। तो इसका 1633 में निजाम शाही शासक था हुसैन शाह। ठीक है, अहमदनगर का, अहमदनगर पर जब पहला आक्रमण करता है तो अहमदनगर पर करता है शाहजहां। इसका शासक कौन था? हुसैन शाह, जो निजाम शाही वंश का अंतिम शासक था। ये इसे हरा देता है और ग्वालियर के किले में कैद कर देता है। ठीक है, ग्वालियर के किले में कैद कर देता है। अब देखो, जब जहांगीर के समय में विद्रोह किया शाहजहां ने तो ये दक्षिण में ही भागा। तो दक्षिण में कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर ने इसे शरण भी दी और बाद में बाप बेटा में समझौता भी करवाया था। तो इसी के इसका पुत्र मलिक अंबर का पुत्र कौन था? फतेह खां। फतेह खां को राज्य की सेवा में ले लेता, फतेह खां को, यानी मलिक अंबर का पुत्र था, उसे ले लेता है। अब क्या होता है कि अहमदनगर और बीजापुर इन दोनों में संधि हो जाती है। संधि हो जाती है और छोटा सा राज्य इन्हें
छोटा सा राज्य मिल जाए, किले मिल जाते हैं शारजहां को। अब क्या है, 1636 ईस्वी में ही होता क्या है, गोलकुंडा से संधि करता। शारजहां की होती है गोलकुंडा से संधि। अब गोलकुंडा से संधि होती है तो ये संधि के अनुसार क्या करते हैं, क्योंकि अहमदनगर में संधि होती है बीजापुर की वजह से, ठीक है, इन्हें बीजापुर में कुछ क्षेत्र दे दिए जाते हैं। उसके बाद में उसी दौरान 1636 में गोलकुंडा पर जब आक्रमण करा जाता है तो वो भैया हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, वो भी संधि कर लेता है शारजहां से। संधि हो जाती तो संधि में क्या मिलता है, इसका शासक कौन था, कुतुब शाह। कुतुब शाह था गोलकुंडा का शासक उस समय, शारजहां के समय में। अब दक्षिण की बात चल रही है। तो ये अपनी पुत्री का विवाह शहजादा मोहम्मद से करता है। किससे, शहजादे मोहम्मद से करता है, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र था, क्योंकि भाई शारजहां का औरंगजेब, और औरंगजेब का हो गया शहजादा मोहम्मद। अब होता क्या है कि पुत्री का विवाह हो जाता है, और पुत्री का विवाह होने के बाद में उधर गोलकुंडा में कौन था, मीर जुमला। मीर जुमला जो था वो हीरे का एक तरह का व्यापारी था, ठीक है ना, ईरानी व्यापारी था, लेकिन यहां पर अपनी शक्ति का विस्तार करता है और शासन भी संभालता है भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसी उसमें मीर जुमला कोहिनूर हीरा देता है। किसको, कोहिनूर हीरा। कहां से मिलता है, शारजहां को मिलता है मीर जुमला मोहम्मद सैयद उर्फ मीर जुमला से शारजहां को कोहिनूर हीरा दिया जाता है। और 1636 ईस्वी में, ये संधि के दौरान की घटनाएं हैं, ठीक है ना। 1636 ईस्वी में क्या होता है, बीजापुर, भाई पहले बीजापुर से और अहमदनगर से ही तो संधि हुई थी। बीजापुर का शासक था मोहम्मद आदिल प्रथम। मोहम्मद आदिल प्रथम था। अब पहले इन्होंने संधि थी, बाद में इन्होंने थोड़ा विस्तार करने की कोशिश करी, तो इसमें क्या है, इसके बदले में मोहम्मद आदिल प्रथम से, इसके बदले मुगलों को क्या मिला, पुरंदर, गुलबर्गा, बीदर और सोलापुर के किले। यहां से संधि होने के बाद में अब इन्हें और कहां के किले मिल गए, पुरंदर, गुलबर्गा, बीदर और सोलापुर के किले मिल गए। यानी शारजहां की राज्य विस्तार में और ज्यादा तरक्की हो जाती है। अब होता क्या है, फिर देखो वहां से, भाई देखो मैंने आपको बताया था कि इनमें जो होता है 38 में कंधार मुगलों के अधीन आता है, और 39 में जो है, 39 में कंधार का किला, मैंने बताया ना अभी, तो कंधार का किला कौन है, अली मर्दन था उस समय गवर्नर, ठीक है ना। ये 38 में कंधार पर करते हैं, और 39 में कंधार के किले को अली मर्दन मुगलों से मिल जाता है, मुगलों से मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब आ गया पूरी तरह से कंधार शारजहां के अंदर, लेकिन आ तो गया, लेकिन उधर मैंने आपको बताया था कि बाप बेटे हो जाते हैं एक, बलक और बुखारा में बाप बेटे एक हो जाते हैं। तो होता क्या है, 1648 और 49 ईस्वी में अंतिम रूप से इसे नहीं कह सकते, अंतिम रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि अंतिम रूप से 1653 ईस्वी में, भाई इसके बाद में 49 में सेना जाती है, लेकिन 1652 ईस्वी में, और 53 ईस्वी में अंतिम रूप 1653 ईस्वी औरंगजेब जाता है। लेकिन इसमें होता है क्या कि बहुत ज्यादा, ये है 1653 ईस्वी भी किताबों में मिलता है, इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से ये जानकारी देने की कोशिश करूंगा। कहीं कहीं पर तो ये चीज दिखाई है 1648 और 49 में कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया, लेकिन अंतिम रूप से जो कंधार मुगलों के हाथों से निकलता है वो 1653 ईस्वी में कंधार पूर्ण तरह से ही यानी अंतिम रूप से छीन लिया जाता है। अब कंधार का राज्य शारजहां, ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा गया था कि किसके शासन काल के दौरान बल्ख और कंधार अंतिम रूप से मुगलों से छीन लिए गए। तो भाई अंतिम रूप से अगर 48-49 आता है तो आप लगा सकते हैं, और 52 और 53 आता है तो आप अंतिम रूप से 52 और 53 ही इसका जवाब देंगे,
ठीक है ना। जो दोनों चीजें थी किताबों में मिलती हैं वो मैंने आपको जानकारी दी है। तो अंतिम रूप से कंधार जाता है 1653 ईस्वी में, औरंगजेब भी इस अभियान में शामिल होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, 6 सितंबर 1657 ईस्वी होता है उत्तराधिकारी का युद्ध। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 6 सितंबर 1657 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। अब युद्ध के बारे में हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको शाहजहां के शासन के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी उनके बारे में आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।